Hello, in this lecture video, we are going to discuss about radiation sterilization. In the previous video, we have already covered thermal methods of sterilization. Now, in this lecture video, we will focus over radiation sterilization. तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं स्टरलाइजेशन मीन किलिंग और यू कैन से रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट और मटेरियल। सो इस स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 100% रिमूव कर देते हैं, किल कर देते हैं और हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। स्टेराइल मीन्स नाउ इट हैज़ नो एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब उसमें प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स स्टरलाइजेशन। बट यहाँ पे टर्म यूज हुई है रेडिएशन स्टरलाइजेशन। इट मीन्स हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। So simple, sterilization, the process of killing or removal of microorganism, but when with the help of radiations, we call it radiation sterilization. ओके और जैसा कि अगर हम हीट को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं तो हम उसे बोलेंगे थर्मल स्टरलाइजेशन। अब रेडिएशंस को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे रेडिएशन स्टरलाइजेशन। और इस मेथड को अगर हम बाकी स्टरलाइजेशन मेथड के साथ कंपेयर करें तो इस मेथड में आपकी जो किलिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशंस हैं वो आपके पैकेजिंग मटेरियल को क्रॉस करके आपके प्रोडक्ट के अंदर तक जाती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनसाइड इनर कोर में भी अगर प्रेजेंट है तो वो भी किल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ऑटोक्लेव के केस में स्टीम जैसे है वो भी पेनिट्रेट करके प्रोडक्ट के अंदर एंटर करती है, बट हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन के केस में जो पेनिट्रेशन है रेज की वो ज़्यादा रहती है। सो इट विल kill the microorganisms which are present on the surface as well as inside the material. So now mechanism of sterilization, रेडिएशंस ऐसा क्या कर देती हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो रेडिएशंस जो होती हैं वो डीएनए पे जाके अटैक करती हैं। जो आपका माइक्रोबियल सेल होता है उसके अंदर जो डीएनए है रेडिएशंस उस डीएनए पे जाके अटैक करेगी। अब आपको पता ही है डीएनए से फर्दर बनते हैं आरएनए, आरएनए से फर्दर होती है प्रोटीन सिंथेसिस और फिर जो सेल होता है वो प्रॉपर फंक्शन करता है। बट अगर आपने बेसिक यूनिट जो कि डीएनए उसी को किल कर दिया तो क्या होगा, अब बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए में अल्ट्रेशन होगी, चेंजेस होगी, सो प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली माइक्रोबियल सेल डेथ विल अकर। नाउ रेडिएशंस कौन सी हैं जिन्हें हम यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन? सो दैट इज ऑफ टू टाइप्स, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। सो आयनाइजिंग रेडिएशन के अंडर होते हैं गामा रेज, एक्स रेज, इलेक्ट्रॉन बीम रेज और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंडर रहती है यूवी रेज। अब इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। सो आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी रेडिएशंस होती हैं? सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट, रेडिएशंस हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ but high intensity, short wavelength high intensity। और नॉन ionizing radiations इसका totally opposite, नॉन ionizing radiations long wavelength and low intensity। ओके सो आयनाइजिंग रेडिएशंस की जो एनर्जी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर जाते हैं आपके प्रोडक्ट में। So number one is gamma rays. Gamma rays sterilization is the most popular form of radiation sterilization. Most commonly use करी जाती हैं gamma rays for sterilization and gamma rays को produce करने के लिए we use cobalt 60 एज अ सोर्स। और जब ये कोबाल्ट 60, अब आपको पता है इट्स अ रेडियो आइसोटोप, और जब ये डिकम्पोजिशन होगी इसकी तो ये रिलीज करता है गामा रेज। गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। अब आयनाइजिंग रेडिएशंस है तो दैट मीन्स इट दे हैव हाई एनर्जी, हाई एनर्जी होगा। अब ये जो आपकी गामा रेज है ये आपके प्रोडक्ट में पेनिट्रेट कर जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसकी जो हमें एक्सीलेंट पेनिट्रेशन प्रोवाइड करती है।
Now second is X-rays. X-rays are used for sterilization, can be more penetrating than either gamma rays or electron beams. ये भी यूज होते ही हैं बट नॉट कॉमनली यूज, बट इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा रहती है गामा रेज और इलेक्ट्रॉन बीम के कंपैरिजन। और ये जो रेज होती हैं दीज आर डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ये मूव करती हैं। सो इट मीन्स एक वन पर्टिकुलर टाइम पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स रेज। मल्टीपल रोज ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी स्टरलाइज्ड साइमल्टेनियसली। Now next is electron beam rays जिन्हें हम E beam rays भी बोलते हैं। So these electron beam rays are also used for sterilization. होगा क्या, इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन बीम रेज प्रोड्यूस होंगी। सो इनकी भी एनर्जी हाई रहेगी, हाई एनर्जी होगी बिकॉज दीज आर आयनाइजिंग रेडिएशंस। सो ये इलेक्ट्रॉन बीम रेज जो होती हैं दे आर कैपेबल टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अटैकिंग ऑन देयर डीएनए। ओके, सो जनरली जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हम यूज करते हैं दैट इज ऑफ एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV। इस एनर्जी के हम इलेक्ट्रॉन बीम को जनरली यूज करते हैं बट वो वेरी कर सकता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। नाउ बात कर लेते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस की। जैसा कि हमने पहले बताया नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लॉन्गर वेवलेंथ, लो एनर्जी। ओके, सो इस लो एनर्जी होने की वजह से ये जो रेडिएशंस हैं ये सरफेस इनकी जो पेनिट्रेट प्रोडक्ट के अंदर पेनिट्रेट करने की जो कैपेसिटी है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो जिसकी वजह से हम जनरली इनको यूज करते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए। तो इसमें जो मेन कॉमनली हम यूज करते हैं दैट इज यूवी रेज। सो यूवी रेज आर जनरली यूज टू स्टरलाइज एरिया एंड सर्फेसिस। आपने देखा होगा जैसे एसेप्टिक एरिया रहता है वहाँ पे लैमिनार एयर फ्लो, लैमिनार चैम्बर रहता है, तो उस एसेप्टिक एरिया में क्या रहती है यूवी रेज जो सरफेस और उस एरिया को स्टरलाइज करने के लिए यूज करी जाती हैं। It kills microorganisms by disrupting the DNA, which leads to cell death. It can be used for thermolabile media. Yes, for such kind of material which are heat sensitive, they can be easily handled under UV rays. और क्योंकि यहाँ और बट इसकी एक प्रॉब्लम क्या है, UV rays को यूज करने की क्या प्रॉब्लम है, these are dangerous to human skin and eyes. अगर लॉन्ग टाइम exposure of UV rays can cause skin cancer. So whenever you are going to use these UV rays or you have to work in the area where UV light is there, you should take precautions. Now, overall advantages of radiation sterilization is terminal sterilization is possible. Terminal sterilization means आपको प्रोसेस के बीच में अपने प्रोडक्ट को या उसकी पैकेजिंग को अलग अलग चीज़ों को अलग से स्टरलाइज नहीं करना। आपको फाइनल प्रोडक्ट जब आपने बना दिया, फॉर्मुलेट कर दिया, पैक कर दिया, कंटेनर में प्रॉपरली सील कर दिया, इन द एंड यू कैन स्टरलाइज इट। दैट इज कॉल्ड टर्मिनल स्टरलाइजेशन। ओके, तो मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से आपके प्रोडक्ट पे एंटर कर गया है तो उसको हम इजीली इन द एंड किल कर सकते हैं। सो टर्मिनल स्टरलाइजेशन इज पॉसिबल। कंपैटिबल विद थर्मोलेबाइल मटेरियल्स, यस, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स है उनको हम स्टरलाइज नहीं कर सकते बाय यूजिंग थर्मल मेथड्स, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो प्रोडक्ट हमारे डिग्रेड हो जाएंगे। बट उन प्रोडक्ट्स को हम स्टरलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडिएशन स्टरलाइजेशन, क्योंकि इस केस में जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो बहुत कम है, तो वो हमारे प्रोडक्ट क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। सो नो रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर स्टरलाइजेशन। यस, जैसे हम लोग गैसेस के साथ जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो क्या रहता है, गैसेस जो प्रोडक्ट पे स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करें उनके रेजिड्यू, उनका कुछ ना कुछ रेजिड्यू रह जाता है हमारे प्रोडक्ट में जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट कॉन्टेमिनेट हो सकता है। बट वो प्रॉब्लम रेडिएशन स्टरलाइजेशन के केस में नहीं आती, और अगर आती भी है तो वेरी निग्लिजिबल। सो नो रेजिड्यू लेफ्ट, सो रिक्वायर वेरी लेस टाइम। ऑब्वियसली जैसे आपने हीट स्टरलाइजेशन में देखा दे रिक्वायर 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन के केस में बहुत कम टाइम चाहिए होता है स्टरलाइजेशन के लिए। और
और जैसे ही थर्मल स्टरलाइजेशन के केस में आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, प्रेशर कंट्रोल करना है, टाइम कंट्रोल करना है, उसकी पोजीशन देखनी है वो अच्छे से रखा गया है कि नहीं। बट रेडिएशन स्टरलाइजेशन के केस में बस एक ही पैरामीटर है जिसे आपको कंट्रोल करना होता है, दैट इज एक्सपोजर टाइम। कितनी देर अपने प्रोडक्ट को उन रेज में आपको रखना है, ओनली एक्सपोजर टाइम यू हैव टू कंट्रोल। तो सिंपल प्रोसेस। सो और यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडिएशन मेथड। So now disadvantages. So as compared to heat sterilization, this method is costly. ऑब्वियसली वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे हमें रेडियो आइसोटॉप चाहिए फॉर गामा रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर चाहिए फॉर एक्स रेज एंड इलेक्ट्रॉन बीम रेज, यूवी लाइट के लिए यूवी सोर्स चाहिए, तो ये मेथड कॉस्टली रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टरलाइजेशन मेथड, और इट रिक्वायर्स हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। यस। एंड नेक्स्ट वन इज, ये रेडिएशन मेथड्स कुछ मटेरियल्स के साथ कंपेटिबल नहीं रहते, और जिसकी वजह से हमारा पैकेजिंग मटेरियल ब्रेक डाउन हो सकती है या हमारे प्रोडक्ट में डिग्रेडेशन हो सकती है, बट नॉट विद ऑल प्रोडक्ट्स, इन विद सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दिस प्रॉब्लम may occur. So this is one of the disadvantage. And last one is, and very important, careful handling of radioactive isotope is required as in the case of gamma radiation. Yes, radioactive isotopes को कैसे handle करना है, कैसे उन्हें expose करना है, whatever, कैसे उन्हें उनको हैंडल करना है, कैसे उनके साथ डील करना है, तो इसके लिए बहुत स्किलफुल पर्सन्स चाहिए होते हैं। सो उनकी हैंडलिंग बहुत ध्यान से करनी होती है। हर कोई वेल ट्रेन पर्सन ही इस पर्पज़ के लिए हमें चाहिए। हम किसी भी ऐसे ही नॉन टेक्निकल पर्सन को इनके साथ इस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को हैंडल करने नहीं दे सकते, दैट विल बी डेंजरस। So these are the disadvantages of radiation sterilization. So this is all about this video in about radiation sterilization, different type of rays and their advantages and disadvantages. I hope you like this video, and if you like this video, please like and share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.